इतिहास में पिछले क्लास में हमने देखा था कि ब्राह्मण वंश जो है कि धीरे धीरे क्या हो गए, कमजोर होते गए और तीसरी शताब्दी के आसपास हमको भारत में ऐसा वंश दिखाई देता है जिसने फिर भारत को एकीकरण करते हुए पूरे अखंड भारत पर क्या किया, शासन किया। और वो वंश कौन सा? गुप्त वंश। आज हमारा टॉपिक होगा कौन सा? गुप्त वंश। आज हम पूरा विस्तार से गुप्त वंश के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? गुप्त वंश के बहुत सारे हमको अभिलेख प्राप्त हुए। जैसे इसमें एक राजा होगा जिसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसकी पुत्री है प्रभावती, है ना। और इस प्रभावती का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसका नाम है पुना ताम्रपत्र। क्या नाम है? पुना ताम्रपत्र। तो जो प्रभावती का पुना ताम्रपत्र मिला है उसी में हमको उल्लेख मिलता है इस वंश के पहले राजा जिसका नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो प्रभावती के पुना ताम्रपत्र में मिलता है। और इसी ताम्रपत्र से पता चलता है कि इसने 240 एडी से लेकर 280 एडी तक शासन किया। 240 एडी से कहां तक? 280 एडी तक शासन किया। और यही जो है वो गुप्त वंश का क्या है? संस्थापक। यही गुप्त वंश का क्या है? संस्थापक है। क्लियर है? और एक गुप्त वंश का संस्थापक जो श्रीगुप्त है इसने महाराज की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की थी? महाराज की उपाधि धारण की। क्लियर है? तो इतना पता चल गया किसके बारे में? श्रीगुप्त के बारे में कि पहला शासक गुप्त वंश का कौन था? श्रीगुप्त, जिसने कब से कब तक शासन किया? 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक शासन किया। और इसने ही गुप्त वंश का क्या किया? स्थापना किया। और इसने अपने शासन काल में कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज की उपाधि धारण की थी। क्लियर है? और यही गुप्त वंश के जो अभिलेख मिले हैं, है ना, पुना अभिलेख मिला है, आपका रिद्धिपुर अभिलेख मिला है, इससे पता चलता है कि इस श्रीगुप्त के बाद जो अगला राजा था उसका नाम था घटोत्कच। उसका नाम क्या था? घटोत्कच। घटोत्कच, ठीक है, घटोत्कच। ये क्या हुआ? अगला राजा हुआ जो 280 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। ठीक है? और इसने भी अपने शासन काल में महाराज की उपाधि धारण की थी। इसका भी कोई ज्यादा उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ। क्लियर है? इसके बाद शासन करने आए चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जिन्होंने 319 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी से लेकर आपका 335 ईस्वी तक शासन किया। 319 से लेकर तब तक 335 ईस्वी तक शासन किया। और वो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो गुप्त वंश का साम्राज्य स्थापित हुआ था किसके द्वारा? श्रीगुप्त के द्वारा। उसके साम्राज्य को क्या किया? विस्तार किया, है ना, उसको फैलाना क्या किया? प्रारंभ किया। इसीलिए इस चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक। क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक। और जिस वर्ष इनका राज्याभिषेक हुआ, कब? 319 ईस्वी में। कब हुआ इनका राज्याभिषेक? 319 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ। उसी समय इसने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में एक संवत जारी किया जिसको क्या कहा गया? गुप्त संवत। तो गुप्त संवत किसके द्वारा जारी किया गया है? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जारी किया गया है। कब जारी किया गया है? तो 319 ईस्वी में जारी हुआ है जब उसने अपना क्या कराया था? राज्याभिषेक। क्लियर है? इसने लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और लिच्छवी दौहित्र की उपाधि धारण की थी। इसने किससे विवाह किया था? कुमार देवी से। कुमार देवी से विवाह किया था। और इसका जो उपाधि है विवाह के बाद वो किस वंश की थी? लिच्छवी। लिच्छवी दौहित्र। दौहित्र की क्या की थी? उपाधि धारण की। क्लियर है? जो बाकी राजा थे, दो राजा, श्रीगुप्त और घटोत्कच, इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज। महाराजाधिराज। धीराज की उपाधि क्या की थी? धारण। क्लियर है? इस श्रीगुप्त के काल में दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, भूलना ही नहीं है। पहला कि इनको क्या कहा जाता है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और दूसरा, गुप्त संवत चलाने वाला राजा कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम।
इसके बाद दो आप याद कर सकते हैं कि इसने लिच्छवीपुर की राजकुमारी कुंवर देवी से विवाह किया और कौन सी उपाधि धारण की, लिच्छवी दवित्र की उपाधि धारण की, और इसने अपने राजा इसने क्या साम्राज्य क्या कर लिया, बढ़ा लिया, तो महाराज से क्या बन गया, महाराजा धीराज। तो इसने महाराजा धीराज की उपाधि क्या की थी, धारण की। क्लियर है। इसके बाद इसका बेटा राजा बना जिसका नाम था क्या, समुद्रगुप्त। क्या नाम था, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। और ये राजा बना 335 ईस्वी में। कब राजा बना, 335 ईस्वी में राजा बना, और 375 ईस्वी तक इसका शासन चलेगा। 375 ईस्वी तक इसका क्या चलेगा, शासन चलेगा। अब ये राजा बन गया। इसके पिता ने क्या किया था, गुप्त वंश के साम्राज्य को विस्तार देना प्रारंभ किया था, है ना, इसीलिए इसको क्या कहा गया, वास्तविक संस्थापक। इसने उससे डबल सोचा, अब मैं पूरे किसको जीतूंगा, विश्व को जीतूंगा। तो विश्व विजय का सपना देखने वाला राजा कौन था, विश्व विजय का सपना। विश्व विजय का इसने क्या देखा, सपना, कि मैं पूरा विश्व विजय को क्या करूंगा, जीतूंगा, पूरा विश्व को क्या करूंगा, विजय करूंगा। अब सपना देखे तो पूरा करना पड़ेगा, है कि नहीं, रास्ते पे चलना पड़ेगा। इसमें दो रास्ते हैं, एक ऊपर के राज्यों को जीतने के लिए आर्यव्रत अभियान किया। इसने उत्तर के राज्यों को जीतने के लिए कौन सा अभियान किया, आर्यव्रत अभियान किया, और नीचे के राज्यों को जीतने के लिए दक्षिणापथ अभियान किया। दक्षिणापथ अभियान, कौन सा अभियान किया, दक्षिणापथ अभियान। ये देखो, ये भारत है, ये तो यहाँ पर इनका शासन था। तो इधर के राज्यों को जीतने के लिए उसने कौन सा अभियान चलाया, आर्यव्रत अभियान, और नीचे के राज्यों को जीतने के लिए कौन सा अभियान चलाया, दक्षिणापथ अभियान चलाया। जब ये ऊपर के राज्यों को जीतने के लिए कौन सा अभियान में था, आर्यव्रत अभियान में था, तब इसने 9 शासकों को पराजित किया था। कितने शासकों को, 9 शासकों को क्या किया था, पराजित किया था। और वही दक्षिणापथ अभियान के दौरान इन्होंने 12 शासकों को क्या किया है, पराजित किया। 12 शासकों को क्या किया है, पराजित किया। क्लियर है। तो दक्षिणापथ अभियान में 12 शासकों को और उत्तरापथ अभियान में कितना, 9 शासकों को इसने क्या किया है, पराजित कर दिया है। और पूरा जो है इस क्षेत्र को क्या कर लिया, इधर 9 को राज्य, इधर 12 को राज्य, पूरा ये धरती किसके कब्जे में हो गया, समुद्रगुप्त के। तो इसने पूरा धरती को क्या कर दिया, बांध दिया। तो इतने राजाओं को जीतने के बाद पूरा धरती को इसने अपने एक में बांध दिया, अपने राज्य में बांध दिया। इसलिए इसको कहा गया धरणी बंध। इसको कौन सा उपाधि दिया गया, धरणी बंध का उपाधि दिया गया। तो धरणी बंध की उपाधि धारण करने वाला राजा कौन था, समुद्रगुप्त। और क्यों कहा गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसने अपने विश्व विजय के सपने को साकार करने के लिए उत्तर के राज्यों को जीतने के लिए कौन सा अभियान चलाया, आर्यव्रत, और कितने शासकों को पराजित किया, 9। और दक्षिण के राज्यों को जीतने के लिए कौन सा अभियान चलाया, दक्षिणापथ अभियान चलाया, और कितने शासकों को पराजित किया, 12। और इस तरह उसने पूरा धरती को अपने साम्राज्य में क्या कर दिया, बांध दिया। इसलिए उसको क्या कहा गया, धरणी बंध कहा गया। और इसने 1 नहीं 2 नहीं 100 युद्धों को जीता था। इसलिए इसको 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। 100 युद्धों का विजेता। तो 100 युद्धों का विजेता कौन है बोलेगा, तो कौन था, समुद्रगुप्त। किसको 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है, तो कौन है, समुद्रगुप्त। अच्छा, ये जब दक्षिण के अभियान में था, दक्षिण के अभियान में था, तो क्या करता था, राजाओं को हराता था। राजाओं को क्या करता था, हराता था। उसके पूरे साम्राज्य पर क्या करता था, कब्जा करता। ठीक है, पूरा साम्राज्य पर क्या करता था, कब्जा कर देता था, है ना। तो ग्रहण किया, पूरा साम्राज्य को क्या कर लिया, ग्रहण किया। अब उसके बाद क्या करता था, राजा माफी मांगता था, माफ कर दे राजा साहब, मूल्य बड़े राजा साहब, मूल्य जीत के सच्चे करते, है ना। तो समुद्रगुप्त से आग्रह करता था, तो उस राजा को क्या कर देता था, छोड़ देता। युद्ध में उसको हराया, उसको पूरा बंदी बनाया, और उसके साम्राज्य को पूरा क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। लेकिन राजा माफी मांगता था तो उसको क्या कर देता था, छोड़ देता था, और साथ ही उसके साम्राज्य को भी वापस लौटा देता था। बस तो मेरा अधीन रहना और मेरे को क्या करते रहना, टैक्स भेजाते रहना। ऐसा करता था कौन, समुद्र। तो राजाओं को क्या करता था, हराकर उसके जितने भी साम्राज्य उसको क्या कर लेता था, ग्रहण कर लेता था। ठीक, राजाओं को फिर पकड़ा रहता था, उसको क्या कर देता था, मोक्ष कर देता था, और अनुग्रह करके उन पर क्या कर देता था, राज्य को वापस कर देता था। इसलिए उसको दक्षिणापथ अभियान के दौरान समुद्रगुप्त को क्या कहा गया, ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण कहा गया, है ना। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह कहा गया।
है ना, उसको क्या करता था, राजाओं को हराकर उसके साम्राज्य को ग्रहण कर लेता था, राजाओं को मोक्ष प्राप्त कर देता था और बाद में दया दिखाकर उसको वापस कर देता था साम्राज्य को। इसलिए दक्षिणापद अभियान के दौरान समुद्रगुप्त को ग्रहण मोक्ष अनुग्रह कहा गया। क्लियर है ये? तो कितने नाम हो गए? धरती बंध, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह और 100 युद्धों का विजेता, 100 युद्धों का विजेता। और एक इतिहासकार है जिसका नाम है विशेंट स्मिथ। क्या नाम है इतिहासकार का? विशेंट स्मिथ। स्मिथ, इसने इसको भारत का नेपोलियन कहा, भारत का नेपोलियन। जैसे यूरोप में नेपोलियन ने विश्व विजय का सपना देखा था, है ना, उसने पूरा यूरोप को जीत लिया था, वैसे ही भारत में किसने किया? समुद्रगुप्त ने किया। इसलिए इस विशेष स्मिथ ने इसे भारत का क्या कहा है? नेपोलियन। ये बेईमान अंग्रेज लोग पूरा इतिहास लिखे ना तो पूरा उल्टा कर दिए। एक बात बता, इंडियन टीम में कौन खेलता है? सहवाग खेलता है, एकदम धुआंधार बैटिंग वाला भी सूर्य कुमार यादव खेल रहा है। तो हमारे गांव में कोई लड़का अगर उसी तरह खेलना चालू करता है हम उसको क्या बोलते हैं? ये हमारे गांव का क्या है? सूर्य कुमार। क्योंकि जो पहले किया है उसी का नाम रखते हैं। करते कि नहीं करते? अब बताओ, नेपोलियन पहले आया है कि समुद्रगुप्त पहले आया है? समुद्रगुप्त पहले आया है। तो इस नेपोलियन का नाम होना चाहिए था यूरोप का समुद्रगुप्त, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? लेकिन लिखने वाले कौन थे इतिहास? अंग्रेज लोग। इसलिए बेईमान लोग अपना वर्चस्व दिखाने के लिए जो हमारा समुद्रगुप्त पहले आया उसको क्या कह दिया है? भारत का। उल्टा पुल्टा है कि नहीं? हाँ, यही सब भारत के इतिहास में उल्टा पुल्टा लिखा गया है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? अभी हमारा मजबूरी है पढ़ना क्योंकि पेपर में यही आता है कि नहीं है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। इतना याद हो गया? क्या क्या नाम याद हो गया? धरती बंध, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, 100 युद्धों का विजेता और विशेष स्मिथ इसको नाम दिया है क्या? भारत का नेपोलियन। ये वैष्णव धर्म को मानता था, इसलिए इसको परम भट्टारक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? परम भट्टारक। ठीक है, परम भट्टारक का उपाधि धारण किया इसने। क्लियर है? इसके अलावा इसको विक्रामक कहा जाता था। क्लियर है? विक्रामक की उपाधि भी इसने धारण की थी और इसने अश्वमेध यज्ञ कराए थे, इसलिए इसको अश्वमेध यज्ञकर्ता भी कहा जाता था। अश्वमेध यज्ञकर्ता, अश्वमेध यज्ञकर्ता के नाम से भी जाना जाता था। समुद्रगुप्त जितना युद्ध करता था, जितना वह क्या था? योद्धा था, उतना ही अच्छा ये कवि था। उतना ही अच्छा क्या था? कवि था। इसलिए इसको कविराज भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कविराज कहा जाता है। क्लियर है? और समुद्रगुप्त जो है, जो भी काम किया, जो भी युद्ध किया, जो भी अपने साम्राज्य के दौरान जो भी नियम नीति, जो भी कार्यक्रम लागू किए, तो इसके दरबार में एक कवि था जिसका नाम था हरिशेन। क्या नाम था? हरिशेन, है ना। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था ऐसा पूछा जाता है तो कौन था? हरिशेन। और हरिशेन ने अपने राजा समुद्रगुप्त के जितने भी काम थे जो उनके कार्यकाल के दौरान हुए थे, चाहे वो उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त किया हो या साम्राज्य के विस्तार के लिए कुछ कार्य किया हो, प्रजा के कल्याण के लिए कुछ कार्य किया हो, वो सब को लिख दिया है कहाँ? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है बोलेगा तो समुद्रगुप्त का। किसने लिखा है? हरिशेन ने। या समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिशेन था। क्लियर है? और जो हरिशेन है उसने जब इसके बारे में लिखना चालू किया, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में लिखना चालू किया, तो कई जगह मस्त लिखता था ऐसे, है ना, कि हमारे समुद्रगुप्त ने दक्षिणापद अभियान के दौरान इस राजा को हराया, और फिर मस्त एक शायरी मार देता था, है नहीं? तो मस्त पहले क्या लिखता था? गद्य में लिखता था, फिर किस में आ जाता था? पद्य में आ जाता था। यानी जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है वो किसमें लिखा है? गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। किसमें लिखा है? गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। और गद्य और पद्य को एक साथ कहा जाता है चंपू शैली। कौन सी शैली? चंपू शैली। तो ये दोनों पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस प्रकार लिखा गया है, तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है? तो चंपू शैली में लिखा गया है। क्लियर है पूरा? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिशेन। क्लियर है?
और इसी ने ही कौन सा अभिलेख लिखा है? व्याघ्र प्रशस्ति अभिलेख। इस शैली में लिखा है, चंपू शैली में लिखा है। और इसी के 7वें श्लोक में जो व्याघ्र प्रशस्ति अभिलेख का 7वां श्लोक है, इसी में पूरा समुद्र के युद्धों को बताया गया है। इसको युद्ध को, जितने भी युद्ध किए हैं वो व्याघ्र प्रशस्ति अभिलेख के कौन से श्लोक में है? 7वें श्लोक में बताया गया। क्लियर है? इस तरह ये समुद्रगुप्त जो है क्या किया रहा था? शासन कर रहा था। और इसने अपने शासन काल के दौरान 6 सिक्के जारी किए थे। कितने सिक्के जारी किए थे? 6। और वो भी पूरा सोने के सिक्के जारी किए थे, लेकिन डिजाइन अलग अलग था, तो नाम भी क्या था? अलग अलग था, है ना। तो इस समुद्रगुप्त ने अपने शासन काल में कितने स्वर्ण सिक्के जारी किए? 6 स्वर्ण सिक्के। 6 स्वर्ण सिक्के जारी किए, जिसमें पहला नाम था गरुड़। पहला नाम क्या था? गरुड़, है ना। दूसरा नाम था इसमें 5 लिखा क्या बुक में, है ना। एक को जोड़ लेना, गरुड़ को जोड़ लेना, गरुड़ छूट गया। गरुड़, वीणा, धनुर्धर, कितना हो गया? 3। गरुड़, वीणा, धनुर्धर, परशु, अश्वमेध और व्याघ्रहंता, है ना। परशु, अश्वमेध और व्याघ्रहंता, ये 6 सिक्के जारी किए थे, वो भी कौन से? सोने। क्लियर है? तो समुद्रगुप्त ने कितने सिक्के जारी किए थे? 6 सिक्के जारी किए थे। किसके सिक्के थे वो? सोने के सिक्के थे। और क्या क्या नाम था? तो गरुड़, वीणा, परशु, धनुर्धर, एक है कौन सा? अश्वमेध, और एक है कौन सा? व्याघ्रहंता। क्लियर है? जब समुद्रगुप्त भारत के गुप्त वंश का राजा था, तो श्रीलंका का एक राजा था जिसका नाम था मेघवर्मा। वो बौद्ध धर्म से क्या था? प्रभावित था। तो मेघवर्मन ने भाई कुछ बनाना है, तो दूसरे जगह गए हो तो पहले घर मालिक से परमिशन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। तो जो मेघवर्मा था श्रीलंका का शासक, वो जो भारत का वो है गया जी, बिहार में है ना गया, वहां पर वो बौद्ध विहार बनाना चाहता था। तो उसने राजा से परमिशन मांगा। किस राजा से? समुद्रगुप्त से। तो समुद्रगुप्त से परमिशन मिलने के बाद जो श्रीलंका का राजा था, श्रीलंका का शासक, जिसका नाम क्या था? मेघवर्मन, इसने गया में क्या किया था? बौद्ध विहार का स्थापना किया था या निर्माण किया था। कहाँ पे? गया। तो गया में बौद्ध विहार का निर्माण समुद्रगुप्त के काल में किस शासक ने किया है? तो श्रीलंका का शासक है, जिसका नाम क्या था? मेघवर्मन। क्लियर है? तो ये था समुद्रगुप्त, भारत का निर्भुलियन, 100 युद्धों का विजेता और भारत में विश्व विजय का सपना देखने वाला शासक। क्लियर है? एक बार रिवाइज करता समुद्रगुप्त को, खाली डाटा इसका, और इससे ज्यादा खतरनाक इसका बेटा आगे और आएगा। चलो, तो समुद्रगुप्त ने 335 से कब तक? 375 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है? इसने विश्व विजय का सपना देखा, और सपने को साकार करने के लिए उत्तर के राज्यों को जीतने के लिए आर्यव्रत अभियान, 9 शासकों को पराजित किया, और दक्षिण के राज्यों को जीतने के लिए दक्षिणापथ अभियान और 12 शासकों को पराजित कर दिया। पूरा धरती को बांध दिया, इसलिए इसको धरती पर कहा गया। 100 युद्धों को जीता, इसलिए 100 युद्धों का विजेता कहलाया। दक्षिणापथ अभियान के दौरान ये ग्रहण करता था, राजा को मोक्ष कर देता था, उसको अनुग्रह करके उसका शासन वापस कर देता था, इसलिए इसको क्या कहा गया? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह कहा गया। ठीक है? और विशेष स्थिति ने इसको भारत का नेपोलियन कहा है। और इसके सारे भी जो क्रियाकलाप थे उसको इसका दरबारी कवि कलिशेन ने कहा लिखा है? व्याघ्र प्रशस्ति अभिलेख में लिखा है। व्याघ्र प्रशस्ति अभिलेख का तौर पर दोनों में लिखा है। इसको कौन सी शैली बोलते हैं? चंपू शैली बोलते हैं। और समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में कितने सिक्के चलाए? 6 स्वर्ण सिक्के चलाए थे, जिसमें था नाम गरुड़, वीणा, धनुर्धर, परशु, अश्वमेध और व्याघ्रहंता। और इसी के समय श्रीलंका का शासक मेघवर्मन जो है भारत आया था, और उसने गया में बौद्ध विहार के निर्माण के लिए क्या किया था? जमीन मांगा था, तो उसको इजाजत दे दिया था किसने? समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा था रामगुप्त और दूसरा बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है? समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त। तो उसने अपने छोटे बेटे का नाम भी अपने पिता के नाम पे रखा था, है नहीं? सूर्यवंश में विराट ठाकुर रखते नहीं, भानु प्रताप, हाँ वैसी। ठीक है? तो अब समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा, जिसका नाम क्या था?
रामगुप्त ये शासक बन गया कब 375 ईस्वी में 375 ईस्वी में ये शासक बन गया। ये राजा था रामगुप्त और इसी के समय विदेशी आक्रमणकारी, इसका नाम था शक शासक रुद्र सिंह। कौन था? शक शासक रुद्र सिंह। देखो मैंने बताया जैसे भारत में विदेशी आक्रमण अभी नहीं हुआ है ना, वो शुरू से चल रहा है ना। पल्लव, यवन, यूनान है ना, ये सब विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो उसी तरह से एक विदेशी आक्रमणकारी था कौन? शक शासक रुद्र सिंह। इसने कहां आक्रमण किया? भारत पे। कौन था उस समय गुप्त वंश का राजा? रामगुप्त। और रामगुप्त को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। रामगुप्त को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और रामगुप्त को पराजित कर इसकी पत्नी भ्रूस्वामिनी इसको किडनैप कर दिया, है ना, स्वामिनी। ठीक है, भ्रूस्वामिनी को क्या कर लिया? किडनैप कर लिया। राजा हार गया और उसकी पत्नी का क्या हो गया? किडनैप हो गया। अब हीरो की एंट्री होगी। पता चला किसको? रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त। किसको पता चला? चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त तुरंत गया, है नहीं? चंद्रगुप्त तुरंत गया अपनी भाभी को बचाने के लिए। और किसको पराजित किया? रुद्र शासक शक शासक। किसको पराजित किया? रुद्र सिंह। ऐसी हीरो की एंट्री होती है ना। हाँ, तो अब विलन क्या हो गया? मारा गया। ठीक है, जो उसकी भाभी थी, किडनैप थी, उसको क्या कर लिया? छुड़ा लिया। कौन? चंद्रगुप्त। अब पहुंचा किसके पास? रामगुप्त के पास। ये अपन भाई नहीं बचा सकते प्रजा चलाने, है नहीं? ऐसा किसने कहा? चंद्रगुप्त। और इस चंद्रगुप्त ने अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर दी। और 380 ईस्वी में इस रामगुप्त की हत्या के बाद उसकी पत्नी भ्रूस्वामिनी से विवाह कर ये खुद क्या बन गया? राजा। समझ में आ गया कैसे बना चंद्रगुप्त द्वितीय राजा? कैसे बना समझ में आया ना? रामगुप्त प्रथम क्या हुआ? राजा था समुद्रगुप्त के बाद। और उसी के समय शक शासक रुद्र सिंह ने क्या किया? आक्रमण किया, उसको पराजित कर दिया। और उसकी पत्नी भ्रूस्वामिनी को क्या कर लिया? अपहरण कर लिया। तब ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह को पराजित कर भ्रूस्वामिनी को क्या कर दिया? छुड़ाया। और उससे विवाह कर रामगुप्त को मार दिया और खुद क्या बन गया? शासन में। अब जो है ये भ्रूस्वामिनी किसकी पत्नी बन गई? लेकिन याद रखना, चंद्रगुप्त की पहली पत्नी कोई और थी, ये नहीं थी। और चंद्रगुप्त की पहली पत्नी का नाम था कुबेरनाथ। चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली पत्नी का नाम क्या था? कुबेरनाथ। और ये उसकी दूसरी पत्नी बनी कौन? क्लियर है? अब इसने कौन राजा को हराया? शक राजा को हराया। और उसके बाद इतना खुन्नस कि पूरे भारत से जितने भी शक लोग थे उन सब को भारत से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। तो शकों को भारत से निष्कासित करने के कारण इनको क्या कहा गया? शकारी कहा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा गया? शकारी कहा गया। तो शकों को भारत से पराजित करने के कारण इनको क्या कहा गया? शकारी कहा गया, है ना। अब पूरा भारत से इसने किसको खदेड़ दिया? शकों को खदेड़ दिया। भारी खुशी का माहौल किसमें? गुप्त वंश में, गुप्त साम्राज्य में। तो इसी खुशी के उपलक्ष्य में राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक सिक्का जारी किया चांदी का, जिसको क्या कहा गया? रूपक सिक्का कहा गया। जिसको क्या कहा गया? रूपक सिक्का कहा गया। ये रूपक सिक्का चलाया। और रूपक सिक्का जो है किस उपलक्ष्य में चलाया था? शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चलाया था। इस गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। और इस पाटलिपुत्र ये राजधानी थी। लेकिन इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी एक और राजधानी बनाया, किसको? उज्जैन। इसने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया? उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। क्लियर है इतना? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर दिया और कौन सी धारण की? शकारी की उपाधि धारण की। और इसने इसी उपलक्ष्य में चांदी का कौन सा सिक्का जारी किया? रूपक सिक्का जारी किया। अब साथ ये जब राजा बना तो पाटलिपुत्र की राजधानी थी, लेकिन इसने दूसरी राजधानी कौन सा बनाया? उज्जैन को बनाया। और उज्जैनपुराधीश्वर की उपाधि धारण किया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर है? इसके अलावा इसने परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी। परम भागवत वैष्णव धर्म को मानता था, इसलिए इसने कौन सा उपाधि धारण किया था? परम भागवत उपाधि धारण। देखो, तो इसने शकारी का उपाधि धारण किया, उज्जैन को राजधानी बनाया, इसलिए उज्जैनपुराधीश्वर की उपाधि धारण किया। और वैष्णव धर्म को मानता था, इसलिए किसकी उपाधि धारण किया? परम भागवत की उपाधि धारण किया। क्लियर है? इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चालू किया। तो 10 गण राज्य थे, है ना। 10 जैसे छोटे छोटे राज्य थे जहां पर गणतंत्र था।
तो उन 10 गणतंत्र राज्यों को इसने क्या किया, जीत लिया, है ना। गण राज्यों को क्या कर लिया, जीत लिया, इसलिए इसको गणारी कहा गया। क्या कहा गया, गणारी कहा गया। तो किस गुप्त शासक को गणारी कहा जाता है, तो वो कौन सा है, चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन सा है, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर है, नाम हो गया। सबसे पहले शकों को पराजित किया, इसलिए क्या नाम रखा, शकारी। इसी उपलक्ष्य में उसने चांदी का कौन सा सिक्का चलाया, रूपा। राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया, इसलिए उज्जैन पूरा विश्व की उपाधि धारण किया। और वैष्णव धर्म को मानता था, इसलिए किसकी नाम, कौन सा उपाधि, परम भागवत की उपाधि। गणराज्यों को हराया, इसलिए कौन सी उपाधि, गणारी की उपाधि। क्लियर है। इसके शासन काल के दो जो निर्माण है वो आपको याद रखना है। पहला, इसी के काल में ही उज्जैन में जो प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा, महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर, इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अच्छा, इसका एक और उपाधि याद रखना, विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य। अब इसी के समय ही इसने, अब जैसे देखो, समुद्रगुप्त का सारा क्रियाकलाप कहाँ लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। उसी तरह इसने दिल्ली में लोहे का एक स्तंभ बनाया है, जिसे कहा जाता है मेहरौली का लौह स्तंभ। मेहरौली का लौह स्तंभ। देखो कब शासन किया है, 380 से, है ना। कब शासन किया है, 380 से शासन किया है, और 415 तक शासन करे। कब तक, 415 ईस्वी तक शासन करे। इसी बीच बना है ये लोहे का स्तंभ, इसी बीच बना ना लोहे का स्तंभ। इसमें एक भी जंग नहीं है। सोचो कितना साल हो गया। अब अभी लोहा ले लो तो है 4 दिन में जंग खा जाते, इसी पानी छोड़ दो, है कि नहीं है। तो ये देखो कैसा बनाया है, इस समय के जो भी इंजीनियर लोग रहे होंगे। मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में आज भी है, जिसमें एक भी क्या है, जंग नहीं है। इतना जबरदस्त निर्माण है किसके समय का, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। क्लियर है, इतना समझ में आया। ये पहले नाम हो गया, उसका ये दो निर्माण कार्य हो गया। एक काम याद रखना है, इसकी पुत्री का नाम क्या था, प्रभावती। इसकी पुत्री का नाम क्या था, प्रभावती, जिसका विवाह हुआ था वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन। विवाह किससे हुआ था, वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन से विवाह हुआ। क्लियर है। और इसी के समय चीनी यात्री फाहयान, चीनी यात्री फाहयान जो है कहाँ आया था, भारत आया था। 399 में आया था। कब आया था ये, 399 ईस्वी में फाहयान जो है कहाँ आया था, भारत आया था, थल मार्ग से। मतलब चीन से ऐसा पैदल ये आया था, थल मार्ग। ठीक है, थल मार्ग से आया था, और उसके बाद पूरा भारत घूमा, है ना। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, है ना। और उसके बाद ये चला गया सिंहल द्वीप। कौन सा द्वीप चला गया, सिंहल द्वीप, है ना। सिंहल द्वीप, जिसको आज हम लोग श्रीलंका के नाम से जानते हैं, वो सिंहल द्वीप चला गया। और ऐसा घूमते 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 414 ईस्वी में ये जल मार्ग से वापस चला गया। सिंहल द्वीप गया, और सिंहल द्वीप से ऐसे जल मार्ग से वापस कहां चला गया, चीन चला गया। क्लियर है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था, फाहयान। कब आया था, 399 ईस्वी में आया था। किस मार्ग से आया था, थल मार्ग से आया था। और कैसे गया, तो सिंहल द्वीप होते हुए जल मार्ग से वापस चीन चला गया। अब ये पूरा घुमा था, तो जो जो भारत में देखा था वो सबको एक पुस्तक में लिख दिया, और उस पुस्तक का नाम रखा को की, पता नहीं इसका चीनी भाषा, चीनी नाम, और चीनी आदमी आया था, है ना। तो फायान की रचना का नाम क्या है बोलेगा, तो फायान की रचना का नाम क्या है, को की। क्लियर है, ये चला गया चीनी यात्री। अब ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये जितना प्रसिद्ध योद्धा था उतना ही प्रसिद्ध क्या था, विद्वान, है ना। ये बहुत बड़ा क्या था, विद्वान था। इतना बड़ा योद्धा था तो वैसी बड़ा सा क्या क्या था, विद्वान था। तो इसने अपने दरबार में क्या रखा था, विद्वानों का समूह रखा था। तो 9 लोग थे इसके दरबार में, जिनको क्या कहा गया, 9 रत्न कहा गया। क्या कहा गया, 9 रत्न कहा गया। तो अकबर के दरबार में 9 रत्न नहीं थे,
रत्न रखने की परंपरा चालू हो चुकी थी इसी के समय। और भारत के गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अपने दरबार में क्या रखे थे, 9 रत्न रखे थे, मतलब 9 विद्वान रखे थे जो अलग अलग क्षेत्रों में क्या थे, महारत हासिल किए थे। तो वो 9 विद्वान कौन कौन से थे वो लाइन से देखेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है कालिदास, वराहमिहिर, वराहमिहिर। तीसरा नाम आता है धन्वंतरी, तीसरा नाम आता है किसका, धन्वंतरी। चौथा अमर सिंह, अमर सिंह। पांचवा बेताल भट्ट, बेताल भट्ट, ठीक है। छठवां नाम क्षणपक, सातवां नाम भट्ट गणपत, आठवां नाम वरुचि, ठीक है। और 9वां नाम है क्या, अच्छा शंभु। ये 9 क्या थे, 9 रत्न थे किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार। क्लियर है। इस तरह शासन करता था कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। बोला था ना बाप से ज्यादा डाटा किसके में मिलेगा, बेटा है। जितना समुद्रगुप्त में पढ़े उससे ज्यादा किसके डाटा है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर है। इसने 380 ईस्वी में शासन करना प्रारंभ किया। इसने सबों को भारत से पराजित करके सकारी का उपाधि धारण किया। उसी उपलक्ष्य में चांदी का रूपक सिक्का जारी किया और इसने पाटलिपुत्र के अलावा उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई और उज्जैन पुराधीश्वर की उपाधि धारण किया। वैष्णव धर्म को मानता था इसलिए परम भागवत की उपाधि भी धारण किया था। गढ़ राज्यों को हराया था इसलिए ध्यानी की उपाधि धारण किया था। इसने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का और मेरवली के 9 स्तंभ का क्या किया है, निर्माण किया। ये कहाँ है, दिल्ली में, और ये कहाँ है, उज्जैन। यह है। इसकी पुत्री थी प्रभावती जिसका विवाह किससे हुआ है, वाकाटा वंश के राजा से हुआ है। इसी के दरबार में या इसी के समय चीनी यात्री कौन आया था, शाहजहां आया था। 399 में थल मार्ग से आया था। सिंहद्वीप पर 1400 ईस्वी में जलमार्ग से वापस चला गया। उसकी रचना का नाम क्या है, कोकिला। और इसके दरबार में 9 विद्वान थे जिनके नाम क्या क्या है, कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह, बेताल भट्ट, क्षणपक और। क्लियर है। इसके बाद राजा बना कौन, कुमारगुप्त। इसके बाद राजा कौन बना, कुमारगुप्त। अब यहाँ से जो राजा हैं, है ना, गुप्त वंश के जो राजा हैं वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे, है ना। लेकिन अभी 2 राजा जैसे एक, इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे, कुमारगुप्त, है ना। तो कुमारगुप्त के समय गुप्त वंश अच्छा सुदृढ़ था। कुमारगुप्त ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद क्या बना, राजा बना और 415 से लेकर 454 ईस्वी तक शासन किया। 415 से लेकर 454 ईस्वी तक शासन किया किसने, कुमारगुप्त ने, ठीक है। और कुमारगुप्त ने भी उपाधि धारण किया किसका, परम भट्टारक, परम देवत्व और महिंद्रा दिव्य, महिंद्रा दिव्य का उपाधि धारण किया। तो कौन कौन सा, परम भट्टारक, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, परम देवत्व, ठीक है। और एक कौन सा था, महिंद्रा, महिंद्रा दिव्य, महिंद्रा दिव्य का इसने क्या किया, उपाधि धारण किया। क्लियर है। अब देखो जितने भी गुप्त वंश के राजा पड़े, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, है ना, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, और अभी कौन सा पढ़ रहे हैं, कुमारगुप्त, है ना। इसके बाद पढ़ेंगे स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, विष्णुगुप्त, ऐसे। तो सब राजाओं का कुछ ना कुछ क्या मिला है, अभिलेख मिला है। लेकिन गुप्त वंश में सबसे ज्यादा अभिलेख किसी राजा का मिला है, तो किसका मिला है, कुमारगुप्त का। टोटल कितना अभिलेख, 18 अभिलेख। टोटल कितना अभिलेख मिला है, 18 अभिलेख मिला है। 18 अभिलेख में 13 जो है वो शिलालेख है और 5 जो है वो कैसे है, ताम्रपत्र। 5 जो है कैसे है, ताम्रपत्र है। क्लियर है। तो इस कुमारगुप्त जो है गुप्त वंश का वह राजा है जिसका सबसे ज्यादा क्या मिला है, अभिलेख मिला है। क्लियर है। इसने मयूर शैली का सिक्का चालू किया, मयूर शैली का सिक्का। तो मयूर शैली का सिक्का गुप्त वंश के किस शासक ने चलाया है, तो कौन है, कुमारगुप्त। और यही वो कुमारगुप्त है जिसने एक विश्वविद्यालय बनाया जिसका नाम क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। और ये नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था किसने, कुमारगुप्त ने। और अभी पिछले हफ्ते हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसको फिर से क्या किया है, चालू किया। क्लियर है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की रचना करने वाला कौन था, कुमारगुप्त था। कौन था, कुमारगुप्त। क्लियर है। देखो जैसे विदेशी आक्रमणकारी क्या थे, शक,
तो शक लोगों को किसने भगाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने भगाया था। ठीक है, उसी तरह शकों के बाद फिर विदेशी आक्रमणकारी आए हुण, और वो विदेशी आक्रमणकारी हुण लोगों ने सबसे पहले प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो ऋषि कुमारगुप्त के शासनकाल में किया था, जब तक ये टोकरा हो चुका था, है ना, अपने शासन के अंतिम समय में था। जब कुमारगुप्त के समय किसने शासन किया था, आक्रमण किया था? हुणों ने आक्रमण किया था। इन हुणों को भारत से भगाने वाला इसके बाद का राजा होगा, जिसका नाम क्या था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुणों को क्या किया? भारत से निष्कासित किया। भारत से निष्कासित या निकालने वाला राजा कौन था हुणों को? तो वो था स्कंदगुप्त। लेकिन पहला आक्रमण किसके दौरान किया गया था? कुमारगुप्त के दौरान किया गया। तो कुमारगुप्त के बाद राजा होगा कौन? स्कंदगुप्त, जिसने 454 से लेकर 467 ईस्वी तक शासन किया। 454 से लेकर 467 ईस्वी तक शासन किया, और यही वो राजा है स्कंदगुप्त जिसने भारत से हुणों को निष्कासित करके क्या कर दिया? बाहर। क्लियर है? याद करो, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मौर्य वंश की स्थापना करने वाला चंद्रगुप्त, जिसके समय गिरनार पर्वत पर एक झील बना था, जिसका नाम क्या था? सुदर्शन झील। क्या बना था? सुदर्शन झील। वो सुदर्शन झील को बने अब कई साल हो गए, है नहीं? तो उसका पहला रिपेयरिंग कराया था रुद्रदामन। आगे बढ़ेंगे, वो विदेशी आक्रमणकारी था रुद्रदामन, शक वंश का राजा था। ठीक है, तो पहला रिपेयरिंग किसने कराया था सुदर्शन झील का? रुद्रदामन। दूसरी बार उसका रिपेयरिंग यानी कि पुनर्निर्माण करने वाला राजा कौन था? स्कंदगुप्त। तो सुदर्शन झील का इसने क्या कराया? पुनर्निर्माण। सुदर्शन झील का क्या कराया? पुनर्निर्माण। पहली बार की दूसरी बार? पहली बार किसने कराया था? रुद्रदामन। आगे क्लास में पढ़ेंगे रुद्रदामन के बारे में। तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाला राजा कौन था? स्कंदगुप्त। क्लियर है? जैसे इनकी राजधानी क्या होती थी? पाटलिपुत्र। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी क्या बनाई थी? उज्जैन। इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी साकेत। इसने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाई थी? साकेत को बनाई थी। इसने अपनी दूसरी राजधानी क्या बनाई थी? साकेत। अब इसके बाद गुप्त वंश क्या होते जाएगा? कमजोर होते जाएगा। इसके बाद जो है गुप्त वंश कमजोर होते जाएगा, उसके राजा लोग जो है उतना ज्यादा प्रभावी शासन नहीं कर पाएंगे, और गुप्त वंश का साम्राज्य धीरे धीरे क्या होते जाएगा? सिकुड़ते जाएगा, है ना? तो इसके बाद स्कंदगुप्त के बाद हमको नाम मिलता है अगले राजा, जिसका नाम था पुरुगुप्त। अगला राजा कौन था? पुरुगुप्त। पुरुगुप्त के बाद राजा मिलता है नरसिंहगुप्त। पुरुगुप्त के बाद राजा कौन हो गया? नरसिंहगुप्त। और नरसिंहगुप्त के बाद राजा हुआ कुमारगुप्त द्वितीय। नरसिंहगुप्त के बाद राजा कौन हुआ? कुमारगुप्त द्वितीय। ठीक है, और इस कुमारगुप्त द्वितीय के बाद राजा हुआ बुद्धगुप्त, और बुद्धगुप्त के बाद राजा हुआ वैन्यगुप्त। बुद्धगुप्त, वैन्यगुप्त। ठीक है, 5 राजा हो गए। स्कंदगुप्त के बाद कौन सा? पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, और एक का नाम क्या था? वैन्यगुप्त। और इसके बाद राजा आया भानुगुप्त। और इस भानुगुप्त का एक अभिलेख है जिसका नाम है पेरण अभिलेख। भानुगुप्त का अभिलेख है कौन सा? पेरण अभिलेख। ये कई बार पूछा गया है कि पेरण अभिलेख किस राजा का है, तो किस राजा का है? भानुगुप्त। और इसी एरण अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख है। पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किसमें है? तो एरण अभिलेख। सती प्रथा समझते हो ना? जब किसी महिला के पति की मृत्यु होती है तो पति तो अग्नि में जलता ही है, साथ ही उस मरे हुए व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी को क्या कर दिया जाता था? जिंदा जला दिया जाता था। उसको क्या बोलते थे? सती प्रथा। बड़ी जबरदस्त प्रथा था। सोचो, सोचना बस ना, कितना खतरनाक था वो पता चल जाएगा। कोई व्यक्ति मर चुका है, वो तो जलेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसकी पत्नी जिंदा चिता में बैठी, उसको पूरा चिता से बांध दिया जाता ताकि वो भाग नहीं सके। क्लियर है? अब उसको जलाया जाता है, पूरा तेल वेल डाला जाता था ताकि पूरा जल जाए। ठीक है, इमेजिन करो पूरा, तुम लोग जैसे वो उगरी मछली जलाते हो, भूलते हो नहीं खाने के वैसी, तो पूरा जिंदा उसको क्या कर दिया जाता था? बैठा दिया जाता था, बांध दिया जाता था और तेल डाल दिया। अब उसके बाद उसको क्या लगा दिया जाता था? आग लगा दिया, और चारों तरफ ढोल नगाड़े बजाए जाते। क्यों?
ताकि जब वो आग जलेगे तो चीखे की तरफ के मारे तो किसी को सुनाई न दे। ऐसा प्रथा था सती प्रथा, जिसका उल्लेख पहली बार कहाँ मिलता है? हिरण अभिलेख में। किस अभिलेख में मिलता है? हिरण अभिलेख में मिलता है ना। ये भानुगुप्त का सेनापति की मृत्यु हो गई थी, तो सेनापति का दाह संस्कार किया जा रहा था, तो उसकी पत्नी जो है चिता में बैठी थी, ऐसा उल्लेख है इसमें हिरण अभिलेख। तो सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? हिरण अभिलेख में मिलता है। क्लियर है? और इस भानुगुप्त के बाद गुप्त वंश का राजा हुआ था कुमारगुप्त तृतीय। वो राजा हुआ था कुमारगुप्त तृतीय, और कुमारगुप्त तृतीय के बाद राजा हुआ विष्णुगुप्त, जो इस वंश का क्या था? अंतिम शासक। जो इस वंश का क्या है? अंतिम शासक। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है बोलेगा तो वो तो कौन था? विष्णुगुप्त। क्लियर है? तो इस तरह ये जो गुप्त वंश है ये श्रीगुप्त से चालू हुआ और कहां जाकर खत्म हो गया? विष्णुगुप्त से जाकर खत्म। क्लियर है? तो आज हमने गुप्त वंश के शासकों के बारे में विस्तार से चर्चा किया। अब ये गुप्त वंश का शासन काल कैसे चलता था इसको जानेंगे कल। आज के लिए इतना ही।